नमस्कार। इंडिया न्यूज के बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड और बिहार में सबसे बड़ी जो अभी समस्या है इन दिनों, वो है वायरल बुखार का। और ये बुखार, वायरल बुखार जो है, इसको डेंगू का बुखार कहते हैं। इससे हर तरफ से लोग परेशान हैं और ये बिल्कुल उसी तरीके का बुखार है जैसे नॉर्मल वायरल बुखार होता है, लेकिन इसके कुछ लक्षण अलग होते हैं। इस वजह से इसको वायरल की तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है और कई दफा ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो दूर दराज के गांव के में जो लोग रहते हैं, क्योंकि झारखंड की अगर डेंसिटी देखें, जो इसकी अगर बनावट देखें, तो गांवों की आबादी काफी दूर दूर है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में देरी होती है और इसका नुकसान उनको अपनी जिंदगी के साथ, सेहत के साथ नुकसान देकर गंवाना पड़ता है। हमारे साथ इस चर्चा पे बातचीत करने के लिए रांची के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर विकास गुप्ता से हम जानेंगे कि ये जो डेंगू का बुखार है, हाल इधर पूरा झारखंड ही नहीं, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो इलाके हैं, यहाँ पर डेंगू इतना ज्यादा है और इसके क्या लक्षण हैं, कैसे लोग पहचानेंगे कि सबसे पहले कि ये डेंगू ही बुखार है, ये आम बुखार से कैसे अलग है? डॉक्टर साहब, ये बुखार, इसके लक्षण, शुरुआती लक्षण अगर आप बताएं किस तरीके से होता है। जी, थैंक यू और नमस्कार। मैं सभी दर्शकों को एक बार अपना नमस्कार करना चाहूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि डेंगू पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कुछ ज़्यादा ही लोगों के लिए घातक बनी हुई है। खास करके बात करें तो ये पूरे लगभग बोली जाती है कि आधी आबादी, यानी कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिस्क पर है डेंगू डिजीज के। आज हम भारत की बात करें तो लगभग इंडिया में कोई सा ऐसा स्टेट नहीं है, सिर्फ एक लद्दाख छोड़कर सभी स्टेट एंड जितने भी टेरिटरीज हैं सभी जगह से रिपोर्ट आ रहे हैं, डेंगू पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। अब हम बात करें डेंगू होता क्या है। एक्चुअली ये एक जैसे हमने कोविड में सुना था कि लाइक जैसे कि वायरल डिजीज है, वैसे ही एक वायरल डिजीज है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन उस तरह से नहीं फैलता है। इसकी फैलने की तरीके अलग हैं। इसमें मच्छर काटने से फैलता है। मच्छर का जो नाम है उसको बोलते हैं फीमेल एडिस एजिप्टो मॉस्किटो, जो कि एक मादा मच्छर है। और वो जब हमें अपना ब्लड सक करने के लिए जब बाइट करती है तो उसी समय अपना जो स्लाइवा है, ये अपना जो ये एंटीजन है वो हमारे बॉडी में उसी के समय प्रवेश करता है। जब हमारे मतलब बॉडी में ये डॉक्टर साहब, वायरस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मच्छर के काटने से ही ये डेंगू बुखार होता है? मतलब आम बोलचाल बिल्कुल की भाषा में, आम लोगों की समझ के मुताबिक कि ये मच्छर के काटने से होता है। तो सबसे पहला बिल्कुल इसी के साथ एक उपाय ले लेते हैं। क्या अगर जो आम लोग, आम ग्रामीण जो हैं या आम शहरी, अगर वो मच्छरदानी लगा के सोएं या फिर मॉस्किटो को किसी तरीके से भगाने में कामयाब रहे या मॉस्किटो फॉइल अगर जलाते हैं, तो क्या इससे एक बचने का एक शुरुआती उपाय जरूर हो सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे बेटर तरीका होता है कि हमें बीमारी हो ही ना। जैसे हम मलेरिया में मच्छर से बचते थे, वैसे ही इस बीमारी में हमें मच्छरों से दूर रहने का सारा तरीका ढूंढना होगा। लाइक जैसे कि हम आसपास जो घरों में या फिर जो कूलर होते हैं जिसमें पानी जमे रहते हैं, 5-7 दिन या 1 हफ्ते 2 हफ्ते से ज़्यादा जो गंदी पानियाँ जमी होती है उसमें इसके लार्वा बहुत तेज़ी से फैलते हैं। खास करके बात करें तो जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे पानी जमते हैं, या फिर कोई ऐसा जो अंधेरा कमरा, कर्टन के पीछे, फर्नीचर्स के नीचे, इन सभी जगहों पे मच्छर छिपकर रहते हैं। ऐसे सभी जगहों पे हमें मच्छर को भगाने की ज़रूरत है। हम सोते समय मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करेंगे। हम कोशिश ये रहनी चाहिए कि जिस एरिया में डेंगू फैला हुआ है वहाँ लोग अपने बच्चों को और खुद को पूरे फुल स्लीव वाले शर्ट पहने, पैंट जो है ट्राउजर वो फुल पैंट पहने ताकि पूरा उनका बॉडी कवर रहे। डॉक्टर सॉक्स का साहब, इस्तेमाल करें। और डॉक्टर भी साहब, मच्छर आप जो कह भगाने रहे के हैं जो मच्छरदानी, बायोसाइड्स हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मच्छरों को मारने के लिए बायोसाइड्स का छिड़काव करते हैं जिससे मच्छर ना फैलें। और घरों में मॉस्किटो नेट के अलावा भी मच्छरों से बचने के लिए हम एक लोशन आता है मॉस्किटो रिपेलेंट, उसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। हम उसको एक अगरबत्ती जो धुएं वाली आती है उसको जला सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं जिससे हम मच्छरों से बच सकते हैं।
डॉक्टर तो साहब इस बहुत तरह सारे से तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैसे मच्छर के काटने से होता है तो लक्षण क्या क्या हैं, थोड़े उसके बारे में आप विस्तार से अगर बता पाए, हमारे जो दर्शक हैं जो जी, इसके माध्यम से कम जब अपना बचाव कर सकते हैं जब भी और ये जानकारी जब आ भी सके। जी। जब ये ऐसा नहीं कि कोई भी मच्छर जो कि लाइक जैसे हम बोल रहे हैं कि एडिस इजिप्टी मच्छर के ही काटने से होता है, वो भी फीमेल। तो ऐसा नहीं कि किसी बिना बिना वो अगर वो मच्छर इन्फेक्टेड है तभी ये एक दूसरे उस पर्सन को इन्फेक्शन हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू, अगर किसी को वो मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर ने अगर काटा है, बाइट किया है, तो लगभग 5 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लक्षण आने में 5 से 7 दिन लगते हैं। लक्षण बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले भी कोरोना वायरस में ये डिजीज का जो लक्षण होता था, ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड ज़्यादा होते थे। इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले तेज बुखार आएगा, बहुत फ्रंटल हेडक होगा, तेज सर में दर्द होता है, बॉडी में पेन होता है। उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी जैसी लग सकती है, नौजिया हो सकती है, पेट में हल्का दर्द हो सकता है, ज्वाइंट में पेन होते हैं, रैसेज आते हैं। आईबॉल के पीछे, आंखों के पीछे थोड़ा दर्द महसूस होता है। जब हम आंखों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं तो ये पेन ज़्यादा फील करते हैं। उसी तरीके से ये एक तरह से माइल्ड टू मॉडरेट मैंने जो सिम्टम्स बताया, इसमें एक सबसे खतरनाक बात देखने वाली ये है कि जब डेंगू से कोई भी व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है तो उसका जब सिम्टम पीक पे होता है, या फिर यूँ कह लें कि 24 से 48 घंटे बहुत क्रिटिकल होता है, जिसमें कि उसको उसके अंदर, बॉडी के अंदर ये ब्लड सेल्स का नुकसान होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिन ये डॉक्टर साहब आप जो गंभीर कह रहे समस्याएं हैं उसमें कि हो ब्लड सकती का नुकसान होता है, शुरुआती जो 24 से 48 घंटा होता है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो हैं। जी ये जो लक्षण बताए शुरुआती दिनों में अगर पता चल जाए, उसे लगता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए मरीज को जिसको कि इस तरह का बुखार मरीज है? को अभी आज के समय में अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा ये केसेस केरला, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार, झारखंड और इन जगहों पे ज्यादा केसेस दिखने को मिल रहे हैं। तो पिछले 5 साल में अगर देखें तो केसेस बढ़ रहे हैं लगातार। तो ऐसे जगह पे सभी अभिभावकों, घरों में जितनी महिलाएं हैं और जो भी लोग सुन रहे हैं इस मैसेज को, मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि अभी किसी को भी अगर बुखार आता है, अगर तेज बुखार है, बदन में दर्द है, वोमिटिंग होती है, या फिर बॉडी में कहीं रैसेज आते हैं, तो सबसे पहले नज़दीकी जो आपके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ चिकित्सक से मिले, परामर्श लें। जरूरत पड़ने पर डेंगू की जांच कराई जाए, ताकि ये अर्ली डायग्नोसिस हो सके कि उसे डेंगू है या नहीं है, ताकि आने वाली जो खतरा है हम उससे बच सकेंगे। खतरा, सबसे महत्वपूर्ण खतरा ये है इसमें कि जैसे मैंने बताया, अभी मैं बता रहा था कि अगर बॉडी से प्लाज्मा का नुकसान होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो हैं वो भी घटने शुरू हो जाते हैं। प्लेटलेट्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर डब्ल्यूबीसी काउंट। साहब यही ये बहुत बहुत सारे सवाल हैं इसमें, खासकर ये जो चर्चा होती है कि प्लेटलेट्स घट गया, तो ये जी किस तरीके से प्लेटलेट्स घट जाता है, इसको मेंटेन करना कितना जरूरी है, ये लाइफ सेविंग के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए प्लेटलेट्स की भूमिका क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं लोगों को। और अगर हम ऐसी स्थिति आती जी है जी तो जी इसको इससे कैसे निपटा जाए? इनिशियल इनिशियल डेज में जब ये फीवर आती है तो उसी समय हमें अलर्ट होना है। और जब ये सीवियर, ये प्लेटलेट घटना एक सीवियर सिम्टम है प्लेटलेट में। WHO ने इस बेसिस पे डेंगू को 3 पार्ट से डिवाइड किया है सिम्टम्स के बेसिस पे। डेंगू फीवर जिसमें सिर्फ फीवर होते हैं, हेमोरेजिक फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसमें ब्लडिंग आना शुरू हो जाता है, लाइक जैसे आपने बताया कि प्लेटलेट घटता है। तो प्लेटलेट कुछ दिनों के बाद जैसे ही इसमें घटना शुरू होता है तो हमारे बॉडी में जैसे 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए प्लेटलेट की मात्रा। तो ये घटकर अगर 1 लाख के नीचे जाए, 80,000 के नीचे जाए, तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टरों से परामर्श लेनी चाहिए। सबसे पहले हम जब ये देखते हैं कि प्लेटलेट घट जाता है तो ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। स्किन के नीचे पैसेज आते हैं, रैसेज आते हैं, प्लस में उसके नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, वोमिटिंग होती है, उसमें ब्लड आ सकते हैं, स्टूल में ब्लड आ सकते हैं। क्योंकि प्लेटलेट का काम है ब्लड को क्लॉटिंग का वो एक रीजन होता है, तो उसे रोक कर रखना। प्लेटलेट कम होता है तो ब्लीडिंग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एक कंडीशन होती है। ऐसे कंडीशन में इसे बहुत केयरफुली निपटना चाहिए। स्वास्थ्य सेंटर में ही रहकर उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। साथ में ज़रूरत पड़ने पे हम इसे ट्रांसफ्यूज करते हैं। इनिशियल डेज में
इनिशियल डेज में हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्रीटमेंट हम सही तरीके से शुरू करते हैं, उनको डायग्नोसिस की बात करें तो हम एक सैंपल ब्लड का भेज देते हैं जिसमें एंटीजन NS1 एंटीजन फॉर डेंगू एंड IgM एंटीबॉडी फॉर डेंगू दोनों टेस्ट कराते हैं। ये इन दोनों टेस्ट से डेंगू का पता चल जाता है। जैसे ही हमें पता चल जाता है हम पेशेंट को अलर्ट कर देते हैं। साथ में जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उन्हें भी ख्याल रखना चाहिए कि इनका लीकोपेनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो कि WBC काउंट और प्लेटलेट काउंट को बोलते हैं, तो इन दोनों काउंट पे नज़र रखनी होती है। प्लस में इनकी वजह से जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं उस सिम्टम्स पे नज़र रखनी होती है कि कहीं ब्लड तो कहीं किसी चीज़ से नहीं आ रहा है, स्टूल से, वोमिटिंग में, या फिर रैसेस तो नहीं है। तो इस तरीके से हम अगर लगातार ट्रीट करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो खासकर अगर झारखंड में हम अपने आसपास जो पेशेंट देख रहे हैं, जो लोग, क्योंकि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही चली जा रही है, और इसके लिए जो जिस तरीके के उपाय होने चाहिए वो तो खैर आप बेहतर बताएंगे, लेकिन जो आ रहे हैं पेशेंट, उनमें क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं? खासकर क्या लोगों में एक डर भी बैठ गया है कि किस नॉर्मल बुखार भी हो रहा है, क्योंकि सीजन जो है ये बदल रहा है, ऐसे में जब सीजन बदलता है तो वायरल बुखार आता है, तो क्या लोगों में डर भी है? और अगर डर है और जो आ रहे हैं, ये दोनों चीजें जानना चाहेंगे, उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट्स के देखिए, साथ? हम बात करें तो जैसे मैं ऑलरेडी यहाँ रांची सदर अस्पताल में कार्यरत हूँ और एक फिजिशियन के पद पर हूँ। तो हर दिन OPD में अगर हम बात करें तो 400 से 500 OPD पेशेंट आ रहे हैं, जिसमें से मैक्सिमम मोर देन 50% पेशेंट जो आ रहे हैं वो फीवर और वायरल फीवर लेकर ही आ रहे हैं। उन मरीजों में अगर हम डेंगू की बात करें तो हर 8 से 10 पेशेंट में एक पेशेंट डेंगू का आ रहा है। डेंगू पेशेंट वाले जो रोगी हैं उनको हम अलग डेंगू का वार्ड यहाँ पर बनाकर भर्ती किए हैं, जो कि पूरा अभी फुल है। सदर अस्पताल डेंगू वार्ड अलग से बना हुआ है जिसमें कि सारे मरीज डेंगू के हैं और सारे बेड फुल हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 60 बेड हैं इसमें। साथ ही अगर हम रिम्स की बात करें, जो कि यहाँ पर राज्य की सबसे उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं वाला सुविधाओं की सेंटर है, वहाँ पे भी डेंगू के काफ़ी मरीज देखने को मिल रहे हैं। लोगों में एक मैसेज तो ऑलरेडी है कि डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग में भय भी व्याप्त है। अब हम बात करें तो क्या हर बुखार डेंगू हो सकता है? तो यस, हो सकता है। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सबसे पहला लक्षण बुखार ही है। बुखार के साथ इसमें हमें साथ में जो तेज़ सर में दर्द, बॉडी में पेन मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर बुखार है तो वो डेंगू का केस हो सकता है, उसे डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। अगर हम बात करें तो हर 4 डेंगू में से एक डेंगू वाले पेशेंट को सिम्टम्स यानी कि लक्षण दिखाई देते हैं। 3 मरीज को लगभग एसिम्टोमेटिक होते हैं, या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, लाइक जैसे हल्का फुल्का बदन में दर्द हुआ, हेडेक हुआ, या फिर कोई सिम्टम्स नहीं हुआ बट वो डेंगू आकर उनको चला गया। हर 4 में से एक मरीज ऐसे होते हैं जिनको मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स आते हैं। सीवियर सिम्टम, माइल्ड मॉडरेट सिम्टम की बात करें तो फीवर और तेज बुखार के साथ में तेज बदन दर्द, तेज सर दर्द और वोमिटिंग के साथ बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। अगर हम बात करें कि जो भर्ती वाले मरीज जिनकी प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जा रही है और वैसे मरीज जिनको भर्ती की जरूरत है, तो वैसे 10 डेंगू के मरीज में एक डेंगू के पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत ये है कि मरीज को जब ये लगे कि वो काफ़ी वीक है, कमज़ोर है, उसकी भूख बिल्कुल, जो फूड है एक्सेप्टेंस पुअर हो गई है, ताकत नहीं नहीं के बराबर मिल रही है, तो उन्हें नज़दीकी स्वास्थ्य सेंटर जाकर तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज ये भी है कि मतलब आप जो बता रहे हैं ये बीमारी बहुत अधिक है, तो इसका इलाज कितने दिन में संभव है? मतलब कितने दिन में पेशेंट आमतौर पर ठीक होकर चला जाएगा, या सभी पेशेंट्स को क्या हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है डेंगू के मामले में? अगर वो दवाई शुरुआती दिनों में ही ले लिया और जो प्रिकॉशंस हैं वो बरत रहा है, तो उसे हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत है, या फिर जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको ही जरूरत? नहीं, ओनली फ्यू पेशेंट्स नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज इसमें होता ये है कि जनरल जो माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स हैं, जो फीवर के साथ जो थोड़ी बहुत वोमिटिंग या नोजिया वगैरह लेकर आते हैं माइल्ड सिम्टम्स के साथ, उनको हम OPD में प्रिस्क्राइब करके और उनको अलर्ट कर देते हैं कि आपको अगर कुछ फर्दर सिम्टम अगर वर्सन होता है और तबीयत अगर खराब होती है तो आप तुरंत हॉस्पिटल की ओर आएँ। और दूसरी बात, जिन्हें नीड है हम सिर्फ उन्हें ही भर्ती कर रहे हैं ताकि हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी भी बनी रहे, ताकि लोगों को जिनको ज़रूरत है उनको बेड मिल सके। बहुत कम ऐसे मरीज हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है डेंगू में।
जिनको लगातार परसिस्टेंट वोमिटिंग हो रही है, कहने का मतलब वोमिटिंग रुक नहीं रही है, बुखार जा नहीं रहा है, उनको काफ़ी ब्लड प्रेशर कम डाउन होने की वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा है, चक्कर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेन है, वो वैसे मरीज को भर्ती की आवश्यकता है जिनको सिर्फ उन्हीं कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज करके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर हम देखें इसमें आपने जैसे देखा यहाँ पे कि इस तरह के जो पेशेंट्स हैं डॉक्टर साहब, ये जो पेशेंट्स हैं, इस तरह के डेंगू के पेशेंट्स हैं, इनको घर में खाने पीने के लिए क्या क्या परहेज करना चाहिए या क्या खाना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज कि किस तरीके से कि जब उन्हें पता है आपने एसिम्प्टोमेटिक उसको करार दिया, तो फिर प्लेटलेट्स ना घटे, इस तरह की चीजों को खान पान में क्या व्यवस्था रखे कि वो इन परिस्थितियों से आए ही ना, उसके पास के प्लेटलेट्स घट गया या फिर वैसी परेशानी बढ़ जाए। खान पान में किस तरह की चीजें करें? देखिए, एक बात तो सत्य है कि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, रोग से लड़ने की क्षमता आप में अगर बहुत अच्छी है, तो आपको बीमारी होगी नहीं। तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जो लोग बीमार हैं या नहीं हैं, वो अपने डाइट एंड हेल्थ पे बिल्कुल फोकस्ड हो जाए। डाइट में उनको ये करना है कि अभी जैसे बरसात का ये सीजन है, रेनी सीजन है सपोज दैट, तो वैसी चीज़ें ना खाएं जो इन्फेक्शन लाए। हमें घर में बिल्कुल अच्छा खाना, गर्म खाना खाना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल चीज़ें खानी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, लिक्विड की मात्रा बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। जिन लोगों को फीवर हो रहे हैं, सपोज दैट डेंगू अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो वैसे सभी मरीजों को अपना कंप्लीट बेड रेस्ट लेना चाहिए ताकि उनकी ऊर्जा बनी रहे। दूसरा, लिक्विड इंटेक उनको बढ़ा देना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में लिक्विड ले सकते हैं, जैसे कि नारियल पानी, फल का जूस, वेजिटेबल सूप एंड मिल्क, किसी भी तरह का जो लिक्विड है उसका मात्रा उनको सेवन बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन वाली चीज़ें क्या हैं, दाल हैं, अगर नॉनवेज खाते हैं तो उसमें चिकन, मटन, फिश, एग वगैरह ले सकते हैं, एग वाइट में बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। साथ ही अगर डाइट उनकी अच्छी है, समय पे ले रहे हैं, तो वो डिजीज से भी रिकवरी करने में काफ़ी मदद मिलती है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल फिर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इससे लोगों को कितना डरना चाहिए, और फिर ये जो कितना डरना चाहिए कि क्या और कितने दिन में ठीक हो जाएगा? देखिए, डिजीज कोई सा भी हो, होने के बाद तो डर सबको होता है, लेकिन मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि डरना नहीं चाहिए। कोई भी बीमारी जो है उससे लड़ने की अंदर में हिम्मत होनी चाहिए। आपका विल पावर ही आपके बीमारी के ऊपर आपको जीत दिलाती है। जो इंसान डर गया, उसके अंदर में सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने देखा है, जो पैनिक होते हैं, जो लोग बहुत भयभीत होते हैं, वैसे लोगों को इफेक्ट ज़्यादा करता है और सिम्टम्स भी उनमें ज़्यादा होते हैं। तो डरना बिल्कुल नहीं है, स्थिति जैसी भी है हम उससे लड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, घातक है लेकिन बहुत ज़्यादा घातक नहीं है। हम इससे आसानी से लड़ सकते हैं। हम अगर समय पे डॉक्टर से परामर्श लेते हैं तो इससे बचाव किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के साथ इसका भरपूर ट्रीटमेंट के साथ हम बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर विकास, जो बता रहे थे कि डेंगू के क्या कुछ। जी 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 डॉक्टर। एक बात मैं ऐड करना चाह रहा था कि जैसे कोविड के लिए हमने वैक्सीन तैयार किया, हर चीज़ के लिए वैक्सीन अभी बहुत सारी बीमारियों के लिए अवेलेबल है, वैसे ही डेंगू के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों को देते हैं जो पहले से कंफर्म्ड हो कि जिनको डेंगू हुआ है। लैब से कंफर्म होता है कि उनको डेंगू हो चुका है, सिर्फ उन्हीं लोग को देते हैं। 9 to 16 ईयर्स एज ग्रुप को अभी दे रहे हैं जिनको हो चुका है। नए फ्रेश जिनको पता नहीं कि नहीं हुआ, वैसे लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में ये एक नेशनल बोर्ड भी है, नेशनल कंट्रोल वेक्टर बोर्न डिजीज करके, तो उससे पूरे इंडिया में नज़र भी रखी जा रही है कि किस स्टेट में कहाँ से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। उस जगह पे मच्छरों से बचाव, वेक्टर बोर्न जितने भी डिजीज हैं उससे बचाव के लिए सरकार के द्वारा भी पर्याप्त स्टेप लिए जा रहे हैं। सभी जगह पे बायोसाइड्स, जो मच्छरों के मारने की दवाएं छिड़काव की जा रही है। मॉस्किटो नेट का भी बहुत जगह पे, जो बहुत इपिडेमिक एरिया है, उनसे भी जगह पे वितरण किया जा रहा है। तो आप पूरे देश की बता रहे हैं, अगर जाते जाते आप ये बताएं कि अपने आपके हॉस्पिटल में किस तरीके से क्या क्या कुछ हो रहा है, ये अगर बता दें तो कुछ जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनको, आसपास के लोगों को थोड़ी मदद मिल जाए। पहले से भी
मलेरिया और मलेरिया की ऑलरेडी मच्छर से जो डिजीज है उसके लिए बहुत जाना जाता है, काफ़ी डेथ्स होते हैं झारखंड में। उसी तरीके से अगर यहाँ हम बात करें तो डेंगू भी अच्छे खासे नंबर्स में आ रहे हैं, सभी जगह पे मिल रहे हैं केसेस। सभी डिस्ट्रिक्ट में लगभग झारखंड में केसेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा रांची में है क्योंकि यहाँ रेफरल होकर बाहर से सभी डिस्ट्रिक्ट से केसेज आ रहे हैं। हम बात करें वैसे सभी व्यक्ति जो हॉस्पिटल्स में हैं उनको तो ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन जो घरों में हैं जिनको फीवर एंड जो बाकी रैसेस या फिर नोज या वोमिटिंग, उल्टी वगैरह अगर